हाँ जी बेटा, लिखें। नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का कंपनी द्वारा क्या बात हुई? कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन। इसमें लिखो बेटे, कभी कभी जब कंपनी द्वारा बैंक से ऋण लिया जाता है, बैंक से ऋण लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लिए गए ऋण के बदले कोई संपत्ति गिरवी रखी जाती है, कोई संपत्ति गिरवी रखी जाती है, पूर्ण विराम। परंतु यदि गिरवी रखी गई संपत्ति के अलावा कंपनी द्वारा बैंक को कंपनी द्वारा बैंक को अपने अंश अपने ऋण पत्र, कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र गिरवी रखे जाते हैं, तो ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन संपार्श्विक रूप में किया गया माना जाता है, संपार्श्विक रूप में किया गया माना जाता है, पूर्ण विराम। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे ऋण पत्र पर कंपनी द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, ऐसे ऋण पत्र पर कंपनी द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन्हें नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन्हें वास्तविक रूप से निर्गमित नहीं किया गया होता है, क्योंकि इन्हें वास्तविक रूप से निर्गमित नहीं किया गया होता है, पूर्ण विराम। ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखा निम्न दो विधियों से किया जा सकता है, निम्न दो विधियों से किया
जा सकता है। पहला, जब केवल लिए गए ऋण का ही लेखा किया जाए, जब केवल दिए गए ऋण का ही लेखा किया जाए। मतलब कंपनी की बुक्स में क्या नहीं होंगी बेटे, डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में जारी करने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। देखो नंबर 1, लिए गए ऋण से संबंधित लेखांकन। नंबर 1 इसमें लिखेंगे दिए गए ऋण से संबंधित लेखांकन। मतलब कंपनी द्वारा अगर कोई एंट्री पास होगी तो किसकी होगी, केवल लोन लेने की एंट्री पास होगी। जब लोन लेंगे तो पैसा बैंक में आएगा और बैंक लोन नाम की लायबिलिटी बनेगी। एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लिख लिया बेटा? एक लाइन छोड़कर लिखो दूसरा मेथड, जब लिए गए ऋण के अलावा, जब लिए गए ऋण के अलावा ऋण पत्रों के संपार्श्विक, ऋण पत्रों के संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन का भी लेखा, के निर्गमन का भी लेखा किया जाता है। तो बेटा निर्गमन का भी लेखा किया जाता है। तो बेटा अब इस केस में क्या होगा, दो एंट्री पास होगी। पहली एंट्री तो बैंक से बैंक लोन लेने की और डिबेंचर्स को ऋण पत्रों के रूप में जारी करने की। एंट्री लिखो पहली, लिए गए ऋण से संबंधित, लिए गए ऋण से संबंधित लेखांकन। तो बेटा चाहे पहला मेथड हो और चाहे दूसरा, एंट्री तो यही पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। लिख लिया बेटा? नंबर 2 लिखो, ऋण पत्रों को संपार्श्विक, ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर, संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने पर। एंट्री लिखें, अगर किसी को याद है तो बोलिए। लिखो, मैं बोल देता हूं, वो तो लिख चुके अपन। लिखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा? देखिए आईसीआई ने भी नोट में ये समझा रखा है कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड सही है। पहला मेथड हमेशा सही है, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर कर देने में किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ना पैसे आ रहे हैं और ना ही पैसे। आप मैंने लोन ले लिया, लोन में तो पैसा आ गया मेरे पास, अब मैं बदले में कोई प्रॉपर्टी आपके पास मोर्गेज कर दूंगा, तो मोर्गेज करने गिरवी रखने की कोई एंट्री पास होगी क्या? और क्योंकि जो परसेंटेज डिबेंचर है ना बेटा, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ये तो खाली एग्रीमेंट हो रखा है। कल को कोई कंपनी ने बैंक से लोन लिया और बैंक को जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी उसको बेचकर भी कंपनी बैंक का जो लोन था वो रिकवर नहीं हो सका, तो हम बैंक को घाटा लगता है ना। बैंक अपने आप को और सुरक्षित करना चाहता है, इसलिए वो कंपनी से कहता है कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको हमें और भी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। कंपनी ने कहा यार सॉरी, मेरे पास तो क्या है, केवल एक ही संपत्ति है, मैं उसे क्या कर सकता हूँ, गिरवी रख सकता हूँ। कंपनी ने बोला नहीं, बैंक ने बोला नहीं, और लोन तो अगर लोन लेना है तो आपको प्रॉपर्टी तो क्या करनी पड़ेगी, और गिरवी रखनी पड़ेगी।
कंपनी ने बोला कि एक काम करते हैं, आप और मैं एक अनुबंध कर लेते हैं। अनुबंध ये कर लेते हैं कि अगर मैंने आपका पैसा नहीं चुकाया तो आप सबसे पहले हमारी जो संपत्ति आपको हमने गिरवी छोड़ी है उसको आप क्या करेंगे, बेचेंगे और बदले में अपना पैसा रिकवर करेंगे। अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन या ब्याज का पैसा फुल्ली रिकवर हो जाता है संपत्ति को बेचने से तो बहुत अच्छी बात है। कल को जितना पैसा आपका रिकवर नहीं हो सका उतने से हमारे क्या बन जाना, ऋण पत्र धारक। क्या बन जाना? तो बैंक ऋण पत्र धारक बनने में टेंशन क्यों नहीं लेगा, बैंक को चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि ऋण पत्र धारक भी कंपनी के क्या होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र। क्या होते हैं बेटे? तो बैंक को जो पहले बैंक के अधिकार थे वो मिल रहे थे। अगर बैंक को पैसा रिकवर नहीं हो सका तो उसके पास किसके अधिकार आ जाएंगे, ऋण पत्र। पहले भी क्या मिलता था, ब्याज, अभी भी क्या मिलेगा, ब्याज। और अगर कंपनी अपना समापन करेगी तो संपत्तियों को बेचकर लायबिलिटी को जब भुगतान करना जाएगा तो बैंक को भी अपना लोन का पैसा रिकवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में इशू हो रहा है या एक एग्रीमेंट बन रहा है कि भविष्य में यदि ऐसा हुआ तो आप हमारे क्या बनेंगे, ऋण पत्र धारक। आ गई बात समझ? पक्का बेटा? बुक खोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, 10th इलस्ट्रेशन। बुक लाए हो ना? इलस्ट्रेशन नंबर 10। X company limited issued 14% debentures of the nominal value of rupees 50 lakh as follows। बेटा कंपनी ने कुल मिलाकर 10,000 ऋण पत्र जारी किए हैं जिनका टोटल वैल्यू कितना है, 50 लाख। नंबर ए, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट द रेट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 25। बेटा नॉमिनल का मतलब होता है फेस वैल्यू और 90% मतलब 10% का कंपनी ने क्या दिया होगा, डिस्काउंट। टू अ वेंडर फॉर ए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट वर्थ रुपी 10 लाख एंड 12,50,000 के क्या जारी कर दिए, डिबेंचर। बेटा इसे कहते हैं कंपनी द्वारा नकद के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु ऋण पत्रों का निर्गमन। और नंबर सी में लिखा है टू द बैंकर, बैंक को दिया एज ए कॉलेटरल सिक्योरिटी। संपार्श्विक प्रतिभूति का मतलब होता है कॉलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ रुपीज 10 लाख और जिसका नॉन फेस वैल्यू कितना था, 12,50,000। आपसे क्या मांगी है, जर्नल एंट्री। लिखना शुरू करो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। कितने केस दिख रहे हैं आपको इसमें, 3। बेटा इन तीनों केस की अपने को अलग अलग एंट्री लिखनी है। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 10, केस नंबर ए। इलस्ट्रेशन नंबर 10, केस नंबर ए। देखो बेटा पहले वाले केस में कंपनी 25 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले ऋण पत्र 90% कीमत पर जारी कर रही है। तो पहले तो बताइए 25 लाख का 10% 2.5 लाख नुकसान हुआ तो 22,50,000 मिला होगा। पहले एंट्री बोल के बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 22,50,000। लिखो केस नंबर ए की पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 22,50,000 to debenture application and allotment account। 22,50,000। अब कंपनी इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, डिवेंचर अकाउंट में। नंबर 2 लिखो बेटे, पहले एंट्री बोल के बताना। देखें, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 22,50,000, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2,50,000 टू 14% डिवेंचर 25 लाख। 14% दिया हुआ प्रश्न में, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 22,50,000, लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। 14% दिया है प्रश्न में, देखो
परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना रुपीस बेटा? 25 लाख। पहला केस हमने आ गया, एक लाइन छोड़कर लिखें केस नंबर बी। अच्छा इधर देखो बेटे, अगर कोई कंपनी चेक से पैसा देकर कोई संपत्ति खरीदती है तो एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कंपनी अगर संपत्ति तो खरीदे और बदले में नकद या चेक से भुगतान ना करे, उसके बदले में क्या दे दे? डिबेंचर। तो पहले अपने को दो एंट्री बनानी होगी। पहली एंट्री में तो संपत्ति खरीदने की और विक्रेता को क्रेडिट करने की, फिर उस विक्रेता को क्या दिए उसने? डिबेंचर, उसको जारी करने की। लिखो नंबर बी में पहली एंट्री, केस नंबर बी में फिक्स्ड क्या खरीदी? देखो इन्होंने फिक्स्ड एसेट, तो लिखो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हो गया बेटा 10 लाख रुपए। अच्छा मुझे भुगतान तो कितना करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसका सेटलमेंट 12,50,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर जारी करके कर दिया, तो बेटा मुझे 2.5 लाख का डिस्काउंट देना पड़ा। सेकेंड एंट्री। अच्छा वेंडर को पैसा दूंगा तो वेंडर टू बैंक होता ना, तो मैं पैसा तो नहीं दे रहा, तो वेंडर तो डेबिट होगा। देखो वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये लॉस डिस्काउंट का ही है ना बेटा? कितना रुपए? 2,50,000 टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट। 14% डिवेंचर कितना रुपए? 12,50,000। आ गई बेटे बात समझ? अब हमारा केस नंबर 3 देखिए। क्या केस नंबर 3 में हम लोग बेटे 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रहे हैं क्या? और 12,50,000 रुपए का ऋण पत्र सम पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन कर रहे हैं। प्रश्न में कहीं पर भी लिखा था क्या कि ऋण पत्रों का सम पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी लेखा करना है? इसने खाली क्या बोली है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री केवल किसकी होगी? लोन लेने की। देखो केस नंबर सी, एक एंट्री पास होगी इसमें। बैंक से लोन कितने का लिया है? एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट कितना रुपीस? नोट डाल के लिखो इसमें, नीचे नोट डाल के। ऋण पत्रों के संपार्श्विक प्रतिभूति के निर्गमन का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन का नहीं किया जाएगा, का लेखा नहीं किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आई जाए कि व्हाट एंट्री इज पास्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। एम आई क्लियर? सारी बात समझ में आ गई? अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। एक लाइन छोड़कर लिखें, ऋण पत्र धारकों को दे ब्याज। बेटा कंपनी के लिए डिवेंचर कैपिटल होती है कि लोन? तो कंपनी के जो अंशधारक होते हैं वो तो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन जो कंपनी के ऋण पत्र धारक होते हैं क्या वो मालिक होते हैं? क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, दीर्घकालीन लेनदार। अच्छा कंपनी अपने अंशधारकों को लाभों में हिस्सा देती है ना? अरे सुनो ना, अंशधारकों की बात कर रहा हूँ। अंशधारकों को लाभों में हिस्सा देती है, जैसे लाभांश कहते हैं, डिविडेंड जिसे कहते हैं। अच्छा लाभांश देना हमेशा कंपलसरी होता है क्या? प्रॉफिट होगा तो देंगे, अरे प्रॉफिट होगा और इच्छा नहीं हो ना कंपनी की नहीं देने की तो भी नहीं देगी। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स को तो कंपनी से हर साल क्या मिलेगा? चाहे प्रॉफिट हो चाहे हो। इसीलिए लाभांश को तो लाभों का आयोजन, नियोजन, एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं, लेकिन ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है। क्या माना गया है? प्रभार मतलब चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लाभ, आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। लिखिए बेटे, ऋणपत्र धारक
कंपनी के ऋण पत्र धारक कंपनी के लेनदार होते हैं। कंपनी के लेनदार होते हैं। अतः उन्हें ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज की दर से ऋण पत्रों पर निश्चित ब्याज की दर से ब्याज प्राप्ति का अधिकार होता है। ब्याज प्राप्ति का अधिकार होता है। यह ब्याज की दर ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ऋण पत्रों के निर्गमन के समय पूर्व निर्धारित की जाती है। पूर्व निर्धारित की जाती है। पूर्ण विराम। कंपनी द्वारा अपने ऋण पत्र धारकों को ब्याज का भुगतान किया जाना अनिवार्य होता है। ब्याज का भुगतान किया जाना अनिवार्य होता है। अतः ऋण पत्रों पर चुकाए गए ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है। लाभों पर प्रभार माना जाता है। पूर्ण विराम। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लाइन चलो। कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान सामान्यतया साल में दो बार अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है। साल में 2 बार अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है। अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने के गैप में क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ओके बेटे। लेकिन आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुकाए गए ब्याज पर कर की कटौती भी करनी होगी। कर की कटौती भी करनी होती है। होगी नहीं, करनी होती है। जिसे TDS सुना होगा बेटा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है बेटा। कंपनी की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टियां की जाती हैं। कंपनी की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। पहला लिखो बेटे। ऋण पत्र धारकों को ब्याज देय होने पर ऋण पत्र धारकों को ब्याज देय होने पर
अच्छा, एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंसेस क्या होते हैं और ये पैसा वो किसको देगी? डिबेंचर होल्डर को। लिखो नंबर 1 एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। 2, interest on debentures account debit to debenture holders account, to debenture holders account। लिख लिया बेटा? नंबर 2 लिखो, ऋण पत्र धारकों को कर की कटौती के पश्चात, ऋण पत्र धारकों को कर की कटौती करने के पश्चात ब्याज का भुगतान करने पर, ब्याज का भुगतान करने पर। हाँ बेटा, पहले एंट्री लिखिए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, या टू टीडीएस टू बैंक, एक ही बात है। मान लीजिए कंपनी द्वारा 12 लाख रुपए का ब्याज दिया जाना था और मान लो टीडीएस की रेट कितनी परसेंट है? 10%। तो कंपनी क्या करेगी? 12 लाख का पैसा पहले डिबेंचर होल्डर को ड्यू तो कर देगी, फिर डिबेंचर होल्डर के 12 लाख में से 10% 1,20,000 अपने पास रख लेगी और 10,80,000 पे कर देगी। ये 1,20,000 इसके कंपनी द्वारा किसको चुकाया जाएगा? सरकार, गवर्नमेंट को चुकाया जाएगा। थर्ड लिखो, अलग अलग करनी है अपने को, ध्यान रखिए। कर पर सॉरी ब्याज पर की गई, थर्ड एंट्री लिखेंगे, ब्याज पर की गई कर की कटौती का, कर की कटौती का भुगतान करने पर, कर की कटौती का भुगतान करने पर ये पैसा वो किसको जमा कर देगी? गवर्नमेंट को जमा कराएगी। तो किसका जमा करा रही है? टीडीएस का। ऊपर देखो आपने सेकेंड एंट्री में टीडीएस को क्रेडिट किया है ना, अब इसका भुगतान कर देंगे। एंट्री लिखो, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मुझे ये बताओ, कंपनी के लिए ऋण पत्रों पर दिया गया ब्याज एक्सपेंस हुआ, साल के अंत में लाभ हानि खाता बनेगा। लिखो चौथा, वर्ष के अंत में ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज करने पर, लाभ हानि खाते से चार्ज करने पर एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर इलस्ट्रेशन देखो बेटा। A company issued 12% debentures of the face value of rupees 10 lakh। अच्छा 10 लाख तो कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। और ये 12% क्या है? डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखिएगा, यदि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 12% से दिया जाएगा एट 10% डिस्काउंट, यानी 10 लाख का 10% पैसा कम मिला, यानी 1 लाख कम मिला होगा, 9 लाख मिले होंगे। डिबेंचर्स को कब इशू किया था? 1 जनवरी 2017। 20 में 20 लिखा हुआ है। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट कितना परसेंट वॉज पेबल ऑन 30th June एंड 31st of December। All the debentures were to be redeemed after the expiry of
5 ईयर पीरियड एट 5% प्रीमियम। अपने को करंट अकाउंटिंग ईयर की एंट्री पास करनी है ना। करंट अकाउंटिंग ईयर कौन सा? 2020। समझ गए? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 13। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे, ठीक है बेटा। अपने को कौन से वर्ष की एंट्री मांगी है? 2020। तो अपन ने 1 जनवरी 2020 को ऋण पत्र 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले 10% डिस्काउंट पे इशू किए। तो पहले लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में डेट में लिखेंगे 1 जनवरी 2020। सबसे पहले पैसे आने की एंट्री, सब बच्चे बोले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लिख लो बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख रुपए। 9 लाख क्यों साहब? 10% डिस्काउंट। अच्छा, कंपनी इसका रिडम्पशन देखो 5% प्रीमियम पे करेगी बेटा। कंपनी को ना 50,000 का नुकसान भी होगा। 1 लाख तो मिले कम और 50,000 दिए ज्यादा, तो 1.5 लाख नुकसान हो गया। पहले लिखो 1 जनवरी 2020 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा इसमें तो 9 लाख ही आएंगे ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 1.5 लाख। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1.5 लाख रुपए। ओके बेटा। अब कंपनी कितना पैसा डिवेंचर के अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे? 10 लाख, क्योंकि फेस वैल्यू कितने की थी? 10 लाख। अच्छा, परसेंटेज देखो कितना है? 12%। तो लिखो 12% टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। बेटा डिवेंचर का वैल्यू 10 लाख ही माना जाएगा। टू 12% डिवेंचर 10 लाख। और क्या कंपनी 10 लाख का 5% प्रीमियम दे रही है? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देख लिया? ये तो हो गई 1 जनवरी 2020 की अकाउंटिंग। अब प्रश्न में देखो, कंपनी को साल में 2 बार ब्याज देना है ना बेटा। ब्याज हम लोग फेस वैल्यू पे देंगे, इशू प्राइस पे देंगे। देखो 9 लाख मिला है और डिबेंचर की वैल्यू है 10 लाख, तो मैं ब्याज 9 लाख पे दूं या 10 लाख? ध्यान रखेंगे, भले ही कम में इशू किया हो, भले ही ज्यादा में, भले ही बराबर, ब्याज हमेशा अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर दिया जाएगा। कौन सी डेट को देखो? 30 जून 2020 आएगा बेटा। एक लाइन छोड़कर लिखो 30 जून 2020। ये जो 30 जून 2020 है, ये 6 महीने का ब्याज है ना। 10 लाख का 12% बोलो। 10 लाख का 12% बोलो। 1,20,000। 6 महीने का बोलो 60,000। 30 जून 2020 लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बेटा ये हटाना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 60,000। लिख दिया बेटा? देखो कंपनी क्या टीडीएस का पैसा काट रही है क्या? कितना परसेंट काट रही है? 10%। देख लो नेक्स्ट एंट्री। अच्छा 10% 6,000 काट लेगी तो भुगतान 54,000 कर देगी ना। लिखो 30 जून 2020। 30 जून 2020 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 54,000 टू बैंक 54,000 टू टीडीएस। कितना रुपए? 6,000। आई क्या बात समझ? ओके। अब आप टीडीएस का पेमेंट भी करोगे। 30 जून 2020 टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 जून 2020 टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000। अब मेरे को ये बताओ, जो अभी अभी आपने पिछली 3 एंट्री करी है, ये की ये 3 की 3 एंट्री 31 दिसंबर 2020 को होगी। लिखो 31 दिसंबर 2020।
31 दिसंबर 2020। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। वही 60,000 आ गए बेटा। अब कंपनी द्वारा 60,000 का भुगतान किया जाएगा या 54,000 का? तो 6,000 कहाँ जाएंगे? टीडीएस। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 60,000 टू बैंक 54,000 टू टीडीएस 6,000। ओके बेटे, आप किसका भुगतान करेंगे? आप टीडीएस का। एंट्री लिखो, टीडीएस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पूरी 31 दिसंबर को ही हो रही है, अभी जो लेटेस्ट अपन लिख रहे हैं। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपए? 6,000। अब मैं तो देखो सर, इधर हूं मैं। कंपनी ने कितने भुगतान कर दिए ब्याज के? 2। 60,000 पहले, 60,000 बाद में। 60 + 60, खर्चा तो 12 लाख का, 10 लाख का 12% एक बीसी माना जाएगा। किसे चार्ज करेंगे? पी एंड एल से। लेखांकन वर्ष अंत 31 दिसंबर 2020 को होगा। लिखो एक लाइन छोड़कर, 31 दिसंबर 2020। एंट्री बोलो, लाभानी खाते से चार्ज करेंगे। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। 60 + 60 बराबर 1,20,000। समझे? एक बार प्रश्न की लास्ट लाइन पढ़ो ना, क्या लिखा हुआ है, एकदम लास्ट लाइन। पास जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020। 2020 में क्या एंट्री होगी पूछिए ना बेटा। आपको प्रश्न में कंपनी ने देखो डिबेंचर जारी कब किए हैं? 1 जनवरी 2020 लिखा हुआ है। और ये कितने साल बाद रिडीम होंगे? 5 साल। यानी 10 लाख के 10 लाख पैसा कंपनी 5 साल बराबर काम में लेगी। किया है आज इशू, रिडम्पशन करेगी 5 साल बाद, समान रूप से 10-10 लाख रुपए काम में आ जाएंगे। तो आपकी सेकेंड एंट्री में देखो, आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सेकेंड एंट्री में 1.5 लाख का हो रहा था। क्या ये 1.5 लाख का नुकसान किसी एक साल से चार्ज करोगे या 5 समान किस्तों? तो 1,50,000/5 कीजिए, 30,000। इस साल भी लॉस ट्रांसफर होगा ना। लिखो 31 दिसंबर 2020। अच्छा, लॉस किससे लोगे? पी&एल से लोगे ना। देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ वेंचर। पूरे 1.5 लाख या 1.5? ओनली 30,000। 1,50,000/5 बराबर 30,000। समझे मेरी बात? 30,000। होमवर्क दे दो मुझे कल। ये बताना कि आपने जितने भी इलस्ट्रेशंस थे, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, वो आपने ट्राई कर लिए कि नहीं कर लिए। कोई भी डाउट हो कल मेरे से पूछना। कोई डाउट नहीं रहेगा तो मैं एनपीओ शुरू करूंगा। पढ़ा था एनपीओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कल ही में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ा सामने आ गया। कैसी लगी कंपनी 12th के कंपैरिजन में? पार्टनरशिप कैसी लगी? एडमिशन तक ठीक थी, रिटायरमेंट और डेथ ने थोड़ा सा घुमा दिया है ना। अच्छा, घुमाया नहीं होगा, थोड़ा लेवल बढ़ा दिया बस, बाकी तो हाँ, वो पढ़ा होता तो वो भी समझ में आ जाता। अब एनपीओ जो है ना, एनपीओ उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ठीक ठाक से हैं, बाकी तो जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है बेटा वैसा का वैसा ही एनपीओ। अब अपने 2-3 चैप्टर बचे, एक एनपीओ बचा है, एक एवरेज ड्यू डेट, फिर वो थ्योरी के चैप्टर जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस। वो तो आप मुझे पढ़ा दोगे, इतना आता होगा तुम्हें। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं, ऐश करो।